पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम भाषा और हिंदी व्याकरण जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। इसके पश्चात हम हिंदी व्याकरण की तरफ जाएंगे। देखिए, हमने पिछली कक्षा में भाषा के 3 रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब इसके कुछ तथ्य और रह गए थे जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि यही तथ्य जो हैं परीक्षा में आते हैं। देखिए, प्रश्न आए कि सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रही है। अगर आप सुन रहे हो तो समझ आएगा। तो इसी प्रकार जो मौखिक भाषा है सबसे सरल मानी जाती है। और जो सबसे कठिन कौन सी? सांकेतिक भाषा। सबसे जो कठिन है सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि जो सांकेतिक भाषा में है उसमें जो निश्चित संकेत नहीं होते। अब जैसे देखिए, अब मैंने ताली बजाई। अब ये ताली हर्ष के लिए भी हो सकती है, अचंभे के लिए भी हो सकती है, ठीक है, आश्चर्य के लिए भी हो सकती है। तो संकेत एक है परंतु उसके अर्थ भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैं ऐसे हाथ हिलाऊं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? ना के अर्थ में भी हो सकता है, मैंने वैसे भी हाथ हिलाया है, या मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं। तो अर्थ जो संकेत होते हैं उनके अर्थ विभिन्न विभिन्न होते हैं। तो जो सांकेतिक भाषा है वो क्या? सबसे कठिन भाषा है। अब आगे देखिए, अब प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर, ये आए भी हैं कि अगर गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, जैसे कहते हैं हॉर्न बजा रहा है, कोई गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है तो क्या रहता है? किसी हॉर्न बजाया हॉर्न बजाया तो वो कौन सा रूप होगा भाषा का? भाषा का कौन सा रूप होगा? वो हॉर्न बजाया हमने सुना तो कौन सा रूप होगा? अब आपका उत्तर होगा मौखिक भाषा। नहीं, यहां चाहे बेशक हमने सुना हो परंतु ये जो होगा सांकेतिक भाषा का रूप, ठीक है। ये क्या होगा? सांकेतिक भाषा का उदाहरण होगा। अगर परीक्षा में आपके पास इस तरह के प्रश्न आए कि जैसे चिड़ियों का चहकना जो आप सुन रहे हो, गाड़ी का हॉर्न बजाना, या इस तरह की कोई भी ध्वनि आए तो आप उसमें सांकेतिक लगाओगे। क्यों? क्योंकि जो मौखिक भाषा है उसमें सार्थक, किसका? सार्थक शब्दों का समूह होता है। जैसे अब जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो उससे आपको समझ आ रहा है ना, मतलब सार्थक शब्द समूह जिसका कोई अर्थ रहे। अब हॉर्न बजाया तो उसमें कोई सार्थक समूह तो नहीं। ये हमें पता है कि हॉर्न बजाने पे संकेत है, हम कहते हैं संकेत है। सुबह है, मुर्गा अगर बांग दे रहा है तो ये भी एक संकेत है कि सुबह हो चुकी है। इसी तरह एक और प्रश्न आता है इसी में। अगर जैसे आपने देखा होगा ये साइन है, साइन बोर्ड लगा है, ठीक है, और इस पे जैसे ये बच्चे हैं, ये बोर्ड जब आप सड़क पर गमन करते हैं तो ये बोर्ड देख के आपको क्या संकेत उत्पन्न होता है? क्या होता है कि नजदीक ही क्या है? स्कूल है, कृपया धीरे चलें। अब जैसे आपने हॉस्पिटल के बाहर जैसे ये हॉर्न का लगा दिया सिंबल, तो इससे क्या संकेत मिला? क्या मिला? कि
आवाज ना करें। तो इस तरह के अगर आपके पास परीक्षा में प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसमें कुछ भी करंट तो नहीं होता, प्रश्नों के रूप विभिन्न विभिन्न रहते हैं, तो आपने ये ध्यान रख। अब हम इस टॉपिक से हम हिंदी भाषा की तरफ जाएंगे, हम इस टॉपिक से हिंदी भाषा की तरफ जाएंगे। देखिए, अब हिंदी भाषा को भी मैं आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं रटन की तरफ नहीं, आपको प्रैक्टिकली हिंदी की तरफ लेके जाऊंगा, जो व्यवहारिक होगी, जो आपको याद रहेगी परीक्षा में भी। क्योंकि क्या होता है कि हम ट्रिक पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और जो ट्रिक है वो क्या होता है, जब एग्जाम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम वो ट्रिक को भूल जाते हैं। अगर आपने इसके नियमों को विधिवत सीख लिया तो आप नहीं भूलेंगे। अब आप देखिए, हिंदी भाषा जो है, क्या वो, मैंने जैसे पूर्व कक्षा में भी आपको बताया था कि हिंदी का विकास सीधा ही नहीं हुआ, उसका विकास का एक चरण था। भाषा का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, वो परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। जो भाषा है वो क्या है? परिवर्तनशील है, और उसका जो रूप है हमेशा अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास भी इसी तरह हुआ है, और हमें हिंदी व्याकरण की तरफ जानने से पूर्व इसके इतिहास के बारे में भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगा, चाहे वह हिंदी का छात्र हो या ना हो। क्योंकि जो जीके का एक भाग है भाषा और संस्कृति, उसमें ये टॉपिक रहेगा। अब आप देखिए, भाषा का जो उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हम इसको 3 आयाम में जानेंगे। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से, एक भौगोलिक दृष्टि से, और एक संवैधानिक दृष्टि से। अब देखिए, सबसे पहले हम ऐतिहासिक दृष्टि से जानेंगे कि भाषा, जो हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ। अब देखिए, इसमें आपको ये पता है कि विश्व में लगभग जितनी भाषाएं हैं उनका जो उद्भव है संस्कृत ही मानी जाती है, विभिन्न रूपों में। और हिंदी भाषा का भी यही है कि इसका जो विकास, संस्कृत भाषा जो क्या है, मूल भाषा, क्या है? मूल भाषा। ठीक है बच्चों, क्या है? मूल भाषा। अब देखिए, क्या संस्कृत सीधा हिंदी बन गई? नहीं, इसका भी विकास चरण है। ये विकास चरण भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आपने क्या ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जब संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते थे वैदिक काल में, जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत थी वो एक कठिन भाषा के रूप में जानी जाती थी। क्या होता है कि जैसे हमारे अब हिंदी में 2 तरह की भाषाएं हैं अब इस वक्त भी, वर्तमान समय में। एक तो है साहित्यिक भाषा, हिंदी भाषा, साहित्यिक हिंदी भाषा। दूसरी क्या है? आम बोलचाल वाली, आम बोलचाल वाली, चाल वाली भाषा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें सभी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और साहित्यिक भाषा में हमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह जो संस्कृत का काल था उसमें भी यही था। वैदिक जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में क्या था? देखिए, वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत में जो था, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण की भाषा थी। अब एक प्रश्न ये बनता है कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों की भाषा क्या है? क्या है? वैदिक संस्कृत। ठीक है।
अब आप देखिए उसके पश्चात जिस तरह हमारे आम बोल चाल की हिंदी भाषा है, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी तरह उस वक्त आम बोलचाल की भाषा का लौकिक संस्कृत में होता था। पर क्या हुआ, जो भाषा का विकास है, जब भाषा को व्याकरण नियमों में बांध दिया जाता है, जब वो रूढ़ हो जाती है, तो उसमें परिवर्तन अवश्य होना निश्चित हो जाता है। तो अब आप देखिए इसी तरह क्या हुआ, जब वैदिक संस्कृत के जो शब्द हैं वो बोलने में कठिन थे, उच्चारण में कठिन थे, तो उसका स्थान किसने ले लिया? लौकिक संस्कृत ने। लौकिक संस्कृत ने। अब इस लौकिक संस्कृत में कौन सा साहित्य रचा गया? रामायण, महाभारत और कालिदास के जो नाटक हैं वो लौकिक संस्कृत में। क्या हुआ, अब लौकिक संस्कृत भी चली कुछ समय तक। जो पाणिनि महोदय हैं संस्कृत के, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी, और उन्होंने इसको व्याकरण के नियमों में बांधा, फिर ये भी रूढ़ हो गई। तो अब हर व्यक्ति तो साहित्यिक हिंदी या साहित्यिक संस्कृत नहीं बोल सकता ना। तो इसी तरह लौकिक संस्कृत से, देखिए इसी तरह लौकिक संस्कृत से क्या बना? पाली संस्कृत, पाली भाषा आई। क्या आई? पाली भाषा। पाली भाषा ये हमारा जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहा हूं, और ये आपके सभी, चाहे वो हिंदी का छात्र हो या ना हो, ये जो जीके का प्रश्न है, ये जीके है, भाषा और संस्कृत एक टॉपिक है जीके में, उसमें रहता है ये। अब पाली भाषा, पाली भाषा, फिर पाली भाषा है। पाली भाषा अभी एक जीके क्वेश्चन बनता है, ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसकी भाषा भी क्या थी? पाली भाषा थी। उसके पश्चात पाली भाषा में भी फिर वही रहा। क्यों? भाषा कठिन होती है तो उसको सरल करने के लिए फिर एक अन्य भाषा स्थान लेती है। फिर आई प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म की। अब ये प्रश्न बन जाता है कि जैन धर्म की जो साहित्य है, अब इस बार एस्टेक्ट में भी आया था, उसमें अर्धमागधी ऑप्शन आना था, तो क्यों उसके जो भाषा के भी प्रकार है, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, इस तरह से। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए, और जो बौद्ध धर्म के लिखे गए पाली भाषा में, और जो महाभारत रामायण लौकिक संस्कृत में, और वेद पुराण किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। अब आप देखिए अपभ्रंश भाषा आई उसके पश्चात। अब भ्रंश, पहले संस्कृत, उसके दो भाग थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी क्या रहा? अपभ्रंश के बारे में जानिए। देखिए, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी किसने कहा? यह प्रश्न रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि एक प्रश्न आपका ये बनता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आप देखिए आगे, अब अपभ्रंश के अवहट से शौरसेनी, ठीक है, और शौरसेनी से बनी हमारी हिंदी का जो आता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, आप ये ध्यान देना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम जो प्रश्न एक तो सही तरह नहीं पढ़ते और फिर ऑप्शन भी नहीं पढ़ते। एक अच्छा विद्यार्थी वही है, एक अच्छा परीक्षार्थी वही है जो प्रश्न आता भी है ना तो उसके ऑप्शन को पढ़े, क्योंकि ऑप्शन आज के समय में जो परीक्षा का जो स्तर है वो इस तरह देने लगे हैं कि नजदीक 3 ऑप्शन दिए तो तीनों के तीनों उसके आंसर हो सकते हैं। अब आप देखिए, अब ये कहा जाए हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास, हिंदी का विकास किससे हुआ है? किस भाषा से हुआ है?
ये आए प्रश्न और इसका ऑप्शन दे दिया। देखो ऑप्शन है एक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन आ जाए अवहट्ट, उसके बाद आ जाए सौर सैनी। अब आप देखिए, अब आप बताइए इसका क्या रहेगा प्रश्न का उत्तर। हिंदी का विकास संस्कृत से भी हुआ है क्योंकि ये मूल भाषा है, और इसी से हमारे फिर आए अपभ्रंश से भी माना जाता है, अवहट्ट से भी आता है और सौर सैनी से भी आता है। ऑप्शन चारों सही हैं। अगर विद्यार्थी ने ऑप्शनों को हैं उनको पूर्ण नहीं पढ़ा तो प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए अब इस प्रश्न के संदर्भ में इसका उत्तर क्या रहेगा, सौर सैनी, क्योंकि ये नजदीक है, सबसे नजदीक क्या है, सौर सैनी। अगर इसमें से मैं ये हटा दूं, अब प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, अब रहेगा अवहट्ट। अब इसमें से मैं ये भी हटा दूं, अब प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, अपभ्रंश। अब इसमें से अगर मैं ये भी हटा दूं, क्योंकि सभी भाषाओं का संस्कृत है तो संस्कृत, तो हमने प्रश्नों के उत्तर की तरफ जो विकल्प दिए हैं उनकी तरफ जाना है। अभी हमने ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का विकास पढ़ा, अब भौगोलिक दृष्टि से क्या है। अब देखिए जैसे ये हमारा भारत का नक्शा मान लीजिए। अब जो इस भाग में इधर भी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण, तो जो मध्य भाग है, मध्य भारत है, जिसमें जैसे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी कर देते हैं ना जल्दी जल्दी, एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, इस तरह से जो हमारे, और जैसे दिल्ली है हमारा, यहाँ पे दिल्ली भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, इस तरह से जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये भौगोलिक दृष्टि से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। परंतु आप ये मत देखिए कि वहां पर तो जैसे हरियाणा, तो हरियाणा में बोली है, बांगरू बोली है, वो बोलियां हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भाषा जो उनकी राजभाषा है, राज्यों ने जो अपनाई हुई है, तो वो क्या है, हिंदी है। जो इसका तीसरा जो अंतिम भाग रह गया वो संवैधानिक, कि हिंदी का संवैधानिक दृष्टि से क्या महत्व है। अब देखिए जो हिंदी को भारत की क्या राजभाषा घोषित किया गया है, क्या हिंदी को क्या किया गया है, राजभाषा घोषित किया गया है संविधान रूप से। किस में किया गया, अनुसूची, संविधान की अनुसूची 8 में, जिसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, 22, 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं। ये आपका प्रश्न बन जाता है कि जीके का प्रश्न बन जाता है कि जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है संविधान की। 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाओं से संबंधित है, और उसमें क्या है, हिंदी भी एक भाषा के रूप में है। ये संवैधानिक महत्व है इसका। उसके बाद संविधान के भाग 17 में 343 से 351 अनुच्छेद में हिंदी के विकास, हिंदी के संबंधित नियम, अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब हमने इस तरह क्या पढ़ा, इस तरह हमने पढ़ा हिंदी की ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से। चाहत हम जो हैं व्याकरण की तरफ चलेंगे। जो हिंदी व्याकरण है
उसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि हमने इससे पूर्व हमने पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या होती है और हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ, क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए सबसे आवश्यक था कि हिंदी के विद्यार्थी के लिए ये सब जानना आवश्यक है, नेट के दृष्टिकोण से भी और जो राज्य में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके दृष्टिकोण से भी। अब देखिए आप, सबसे पहले हमें कोई भी परिभाषा रटनी नहीं है, क्योंकि जब हम रटन करेंगे तो उसको भूलना निश्चित है, उसको हमने अर्थ सहित समझना है। देखिए जैसे व्याकरण है, व्याकरण जो है वी आ प्लस करण इन शब्दों से निर्मित है। अब देख ले, इसमें व्याकरण में देखना आप ये देखिए यण संधि है, सबसे पहले ये बता यण संधि है। जब हम यण संधि बताएंगे उसका उदाहरण भी बताएंगे। ये यण संधि है, अगर आपसे कोई प्रश्न आ जाए कि यण संधि का उदाहरण, तो व्याकरण खुद एक यण संधि है। अब इसका जो अर्थ है भली प्रकार से समझना, व्याकरण का जो अर्थ हुआ क्या हुआ, भली प्रकार से समझना। व्याकरण को हम एक ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है, ग्रंथ, पुस्तक हम और अन्य नाम भी जो इसको दे सकते हैं। अब देखिए जैसे जो अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं हम, व्याकरण का अर्थ भली प्रकार से समझना। अब व्याकरण के क्या किस लिए हमें जरूरत पड़ती है व्याकरण की, इसी से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। सबसे पहले रहता है भाषा के शुद्ध लेखन, दूसरा नंबर पे भाषा के शुद्ध पठन, ठीक है। उसके बाद भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण, और उसके पश्चात हम ये लिख सकते हैं भाषा का शुद्ध प्रयोग। अब देखिए ये चार हैं कि भाषा का शुद्ध लेखन किस प्रकार हो, शुद्ध प्रयोग किस प्रकार हो, शुद्ध उच्चारण और पठन ये एक ही रहता है, उच्चारण और पठन भी किस प्रकार हो। अब इससे हम परिभाषा बनाते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है, जैसे क्या ग्रंथ है या व्याकरण वह पुस्तक है जो भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। इस तरह हम व्याकरण में अगली आने वाली कक्षाओं में क्या क्या अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके पश्चात वाक्य विचार, और इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी आने वाली परीक्षाएं सफल हों। धन्यवाद।